Assalamu alaikum. Welcome to a next video that is related to biology class 11th of FSC part 1 class. This is Huma. Today's our topic of discussion is like chapter number 1. We will discuss about the introduction of biology. So first question is like, what is biology? What is biology, or define biology? So here is a word like biology. It has been originated from two words like bios and logos. Okay, so bios means life and logos means study of. So as a whole, biology is the study of living things. This is called maybe a branch of science. It deals with the living organisms and their characteristics. Okay, so there are so many branches for biology. Like as science has too many branches, as the same as biology also has some branches. The first branch is molecular biology. Molecular biology is basically the branch of biology that deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level. If we study the organism, for example, this is an organism like a human being. So if we want to study human being at the molecular level, we will go at the very low stage or a very simple stage, that is called molecular level. In this level we will discuss about cells, tissues, structures of cells, etc. Okay, so next is like environmental biology. So the next is like environmental biology. So you know, in the environment there are two types of, like first is organic and the other one is inorganic. There are two types, and if we talk about the species, like there are living species and non-living structures. Two types of factors are present. So if we talk about a specific species like human being, जी इसमें यह है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग का लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, और स्पेसिफिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर वो वहाँ पे मटेरियल मौजूद है तो वो उसके साथ कैसे डील करता है, ये सब कुछ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं हम. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी. जी, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है. लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, लाइक बैक्टीरिया, वायरस आ जाता है इसमें. ठीक है. और उसके अलावा प्रोटोजवा, जिसमें आ जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो अलजी होती है. ठीक है. उसके अलावा आ जाती है फंगस या फंजाई जो चीज़ है. ठीक है. अब इन सब को हमने जब एज अ बायोलॉजी में हम जब इसको स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी, वायरस की स्टडी, प्रोटोजोआ. इसमें हम क्या बेसिकली स्टडी करते हैं, इनका लाइफ साइकिल, ये किस तरह डिजीज़ अगर कर रहे हैं या रह किस तरह रहे हैं, इनका लिविंग मेथड क्या है. ठीक है. और ये
अपने इर्द गिर्द का जो इनका इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो ये आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये किसी फ्रेश वाटर यानी कि जैसे रिवर हो जाती हैं, लेक्स हो गई, ये सारी चीज़ें उनके बारे में हमने स्टडी करना है। फ्रेश वाटर में हमारे पास रिवर आ गया, लेक्स आ गई। अब हमने वाटर पैरामीटर बॉडीज़ जो हैं वो उनको स्टडी करना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो कि फ्रेश वाटर में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेंगे, बेसिकली यही होगा। तो इसकी प्रॉपर जो है वो टर्म कैसे बनेगी, दिस इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर बॉडीज़ में क्या आ जाता है, रिवर, लेक्स। सो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं वो इनके वाटर बॉडीज़ के स्टडी किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो मेराइन बायोलॉजी। इसमें बेसिकली ना 1% या इससे भी कम जो है वो साल्ट पाया जाता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, 1% या इससे भी कम। और जो मेराइन है उसमें यही डिफरेंस होता है मेराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में, कि इसमें मेराइन वाटर इसमें जो है वो 3.5% और या फिर इससे भी ज़्यादा जो है थोड़ा वो साल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर ज़्यादा होती है। तो जो हमारे पास मेराइन वाटर है उसमें हमारे पास सबसे बेसिकली सी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें मौजूद जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं मेराइन वाटर को, वो सारा कुछ हमने इस बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी से आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। पैरासाइटोलॉजी में मींस पैरासाइट्स की स्टडी है ये। पैरासाइट्स हमारे बॉडी में अगर एंटर हो रहे हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है, अगर वो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है, ये सारा प्रोसीजर जो है हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और उसके बाद आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी। अगर हम बात करें ह्यूमन बायोलॉजी की तो ये बहुत ज़्यादा एक हिसाब की वेस्ट स्टडी है। ठीक है, क्या है अब इसमें अगर हम ह्यूमंस की स्टडी पे आते हैं, बात करते हैं ह्यूमन स्टडी की, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टडी ऑफ मैन की जाती है। मैन मीन ह्यूमन बीइंग, ज़रूरी नहीं है मैन की, ये सारे होमोसेपिशियंस की बात हो रही है। अब इसमें ढेर सारे आ जाती हैं बातें जिसमें हम इसकी हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एनाटॉमी की तरफ, यानी इसका स्ट्रक्चरल जो वो फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या कुछ है। और उसके बाद हमारे पास मॉर्फोलॉजी आ जाती है। मॉर्फोलॉजी के बाद जो इसका शेप, स्ट्रक्चर, साइज सब कुछ देखा जाता है। एवोल्यूशन में ये चीज़ देखी जाती है, इसी ब्रांच में ह्यूमन बायोलॉजी में ये एवोल्व हुआ है। तो ये देखें साइंस में बहुत सारी इस चीज़ पे डिस्कशन है कि एवोल्यूशन हुई है इंसान की, वो स्टेप बाय स्टेप जो है आज जो इंसान मौजूद है वो एवोल्यूशन के थ्रू जो है वो आया है। इस तरह पहले के दौर का इंसान कुछ और था। अब हम अगर आगे बात करें तो जेनेटिक्स आ जाती है। ठीक है, जेनेटिक्स मींस जीन्स की स्टडी, जीन्स किस तरह जो है वो वर्क कर रही हैं, डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर और आरएनए। ठीक है, और क्रोमोसोम्स, ये सारा जो है वो इस वाले में आ जाता है जेनेटिक्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी, जिसमें हमें आपको पता है सेल बायोलॉजी इट मीन्स कि हमने वो जो सेल है उसका माइटोसिस और मियोसिस वाला प्रोसेस सारा। ठीक है, किस तरह सेल डिवाइड करते हैं, सेल्स से टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, अगर वो सेल जो है वो जेनेटिकली जो है उसने डीएनए किसी का लिया है तो वो कैसे डुप्लीकेट कर रहा है या फिर जो है वो ग्रो कैसे कर रहा है, ये सारा प्रोसीजर सेल बायोलॉजी में होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ह्यूमन बायोलॉजी में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टडी की जाती हैं। ठीक है, ये सारी इसके अलावा भी और हैं जैसे कि इकोलॉजिकल स्टडीज़। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगली ब्रांच जो है हमारे पास है वो सोशल बायोलॉजी है। ठीक है, जी सोशल बिहेवियर में आपको जैसे पता चल रहा है सोशल वही होता है जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं
एक ही स्पीशीज के लोग, अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है आपस में, इनका ह्यूमंस का आपस में सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस ब्रांच में स्टडी की जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच जिसको हम, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो अब बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स यही है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ जो है, को, और टेक्नोलॉजी बेसिकली वर्ड है जिसमें हम जो है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस और जस्ट फॉर द प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग इंडस्ट्रीज। जी, ठीक है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने बना ली हैं, जैसे कि वैक्सीन्स बन गई हुई हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं बीमारियों के खिलाफ हमें मुदाफ़त देने में, या हमारी जो इम्यूनिटी है उनको इंक्रीज़ करने में। ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी स्टडी जो है वैक्सीन्स की, डिजीज़ की, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम उनसे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे हमने देखा मिल्क से योगर्ट बनाने का प्रोसीजर जो है, ठीक है, ये बैक्टीरियाज के थ्रू हम करवा रहे हैं, तो ये एक बेनिफिशियल या बेनिफिक्टरी और पॉइंट है हमारे लिए कि हमने ये सारा कुछ बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया, और जिसमें हम आ जाते हैं प्रिजर्वेशंस करवा रहे हैं, प्रिजर्वेशन फूड की, ठीक है, हम लंबे अरसे तक फूड को जो प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ स्टडी किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इधर हमारी ये ब्रांचेस का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, देर आर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि एक लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो एक सादा सा सिंपलेस्ट सा ऑर्गेनिज्म हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रहे होते हैं जस्ट टू मेंटेन लाइफ। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर नेचुरली ऑकरिंग जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। जैसे कि आपको पता है 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में हमने जो है डिस्कवर कर लिए हैं। इनमें से जस्ट जो 16 एलिमेंट्स हैं वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। इन ऐसे एलिमेंट्स जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, या जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अपना इम्पोर्टेंट प्ले जो है वो कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं उनको। ठीक हो गया, ये तो हो गई बात बायो एलिमेंट्स की। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग्स को जस्ट इन 16 में से भी जस्ट जो हैं वो 6 एलिमेंट्स जो हैं वो 6 एलिमेंट्स 99% जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज कितनी है इन 6 एलिमेंट्स की, और परसेंटेज देख लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स जो है वो, पहले तो वो एलिमेंट्स देख लेते हैं ना, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आ जाती है कार्बन, कार्बन के बाद आ जाता है हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद है हमारे पास कैल्शियम, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरस। ओके, अब हम परसेंटेज देखते हैं तो ये 65% सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रोल प्ले कर रही है। उसके बाद कार्बन है, ये 18% है, जो हाइड्रोजन है वो 10% है, एंड जो नाइट्रोजन इज़ ओनली 3%, कैल्शियम इज़ लाइक 2%, एंड 1% इज़ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन बायो एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग। जी, तो जो अब टॉपिक हमने पढ़ना है उसमें है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पर कुछ मैंने लेवल्स जो हैं वो राइट कर दिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले या सबसे स्मॉलेस्ट जो लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल, एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनको स्टडी करना बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा लेवल है, जिसको हम सबसे सिंपल लेवल भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हमने सभी स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आ जाते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें या इससे ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये तो तीन ही मैंने नाम लिए, इससे ज़्यादा भी एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ये तीनों पार्टिकल्स मिल के एटम बनाते हैं, यानी इससे जो एक दर्जा या एक लेवल जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है वो उसको हम एटम का नाम देते हैं। एटम में हमारे पास ढेर सारे एटम्स हैं नेचर में, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स हैं और ये सारे मिल के जो हैं वो माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब एटम्स में हमने क्या स्टडी किया? एटॉमिक एलिमेंट्स, या फिर जिसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो कि किससे बनते हैं? इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलने के बाद बनते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अगर मैं सिर्फ फार्मूला राइट कर दूं, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड मैनी मोर, ओके। सो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिल के माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो बनाते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। लार्ज में आ जाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल। उसके बाद आ जाता है जो माइक्रो मॉलिक्यूल, उसमें छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल H2O वाटर, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑर्गेनेलिज्म। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनेलिज्म बनाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनेलिज क्या है? ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनेलिज हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और उनका स्पेसिफिक काम होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स डेट और प्रेजेंट inside the cell and perform specific functions. ओके जी, अब इसमें हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल देखी है, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल देखी है, न्यूक्लियस की देखी है, इसी तरह मैनी मोर ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सेल में है। ये आगे जाके हम सेल को, जब सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है सेल, यानी कि ये ऑर्गेनेलिज जब मिलते हैं तो ढेर सारे ऑर्गेनेलिज मिलकर एक सेल जो है वो बनाते हैं, उसमें वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर एक सेल की बात करें तो ये एक बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ढेर सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या एक जैसे समझ लें कि बेसिक यूनिट, जिस तरह हम एक घर बनाते हैं तो उस घर का बेसिक यूनिट एक ब्रिक होती है या एक ईंट, एक उससे हम घर बनाते हैं। इसी तरह ढेर सारे सेल्स मिलकर एक पूरा इंसान या एक पूरा जानदार या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें सेल में हम अगर नर्व सेल की एक एग्जांपल लिख सकते हैं, नर्व सेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिश्यू। टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है, यानी ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और एक टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि सिमिलर सेल्स, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वही सेल्स परफॉर्म करते हैं एक टिश्यू के अंदर। एक टिश्यू के अंदर ये नहीं है कि ये एक टिश्यू है तो उसमें ये सेल्स हैं
तो ये सेल कोई और काम कर रहा है, ये सेल कोई और काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता। सारे सेल्स एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही स्पेसिफिक काम उनके ज़िम्मे होता है। जब ढेर सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। अब ऑर्गन के लिए सबसे ज़्यादा आप ब्रेन को ले सकते हैं। ब्रेन एक ऑर्गन है, स्टोमक एक ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह ढेर सारे ऑर्गन हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप किसी भी ऑर्गन की एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स हो, 2-3 ऑर्गन, अब वो मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक आ गया, और उसके बाद माउथ, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, उसके बाद यानी कि ये ढेर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, यानी एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल उनमें मौजूद हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है वो जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इस ह्यूमन बॉडी में आपने देखा होगा एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, एक तरफ जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है, एक तरफ ब्लड का सिस्टम जिसको हम सर्कुलेटरी लिख चुके हैं, ठीक है। एक दफ़ा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है। यानी ढेर सारे जो हैं ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये उम्मीद है ये जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो स्पीशीज़ आ जाती है। अब स्पीशीज़ बेसिकली एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स जब एक ही जगह पर मौजूद हों वो एक स्पीशी बनाते हैं। अब इसको सादे लफ्ज़ों में, इससे सादे लफ्ज़ों में कोई भी आपको बयान नहीं करेगा कि जब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ ढेर सारे इंसान मौजूद हैं इतने से एरिया में, ये ढेर सारे इंसान ही इंसान हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये एक होमो स्पीशीज़ है। होमो स्पीशीज़ मीन्स ये ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ है। यहाँ पर सिर्फ इंसान एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। अगर यहाँ पर इंसानों की वजह अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सिर्फ हॉर्सेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ढेर सारे हॉर्स हैं, तो अब ये सिर्फ हॉर्स की स्पीशी यहाँ मौजूद है, तो ये एक स्पीशी है। अब नेक्स्ट जो लेवल्स हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पास पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी, और फिर आ जाता है इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ये बात याद रखनी है, ये जो स्पीशी में मौजूद ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है स्पीशी में। आगे आप पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे और कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। अब यहाँ पर आ जाती है पॉपुलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में रह रही हों, ठीक है। ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, ये एक पार्टिकुलर एरिया की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ होमो सेपियंस की बात करती हूँ तो ये एक होमो सेपियन एक स्पीशी है। अब मैं 2023 की बात कर रही हूँ, तो ठीक है, 2023 में होमो सेपियन स्पीशी जो है वो पाकिस्तान के इलाके में रह रही है, तो हम इसको एक पॉपुलेशन का नाम देंगे, ठीक है। अब अगर इसी तरह हम सिर्फ बात करते हैं ओवरऑल सारी पॉपुलेशन की, ओवरऑल सारी स्पीशीज़ की, यानी कि सारे होमो सेपियंस, तो ये सिर्फ स्पीशी हो गई। यानी पूरी दुनिया में एक होमो सेपियन स्पीशी मौजूद है जो डिफरेंट जगहों पर रह रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के साथ इस चीज़ को रिलेट कर देते हैं तो हम तब इस चीज़ को पॉपुलेशन का नाम देते हैं। अब आगे बात आ जाती है कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी में 2 और मोर पॉपुलेशन हो सकती हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो कि लिविंग इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, ठीक है। अब देखें 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एरिया को ड्रॉ करती हूँ, ये एक एरिया है अब इसमें पॉपुलेशन एक ग्रास की स्पीशी है, ठीक है। एक जो है वो उसकी स्नेक की ले लें, फिर उसके बाद आप ले लें डियर स्पीशी, या जिस तरह मैं फॉरेस्ट की जो है वो फॉरेस्ट एरिया की जो है वो स्पीशीज़ ड्रॉ करें, उसमें कितनी स्पीशीज़ है, ढेर सारे एनिमल्स भी होंगे डिफरेंट स्पीशीज़ के, ठीक है। तो ये सारी स्पीशीज़ एक एरिया में रह रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं,
तो इस चीज़ को हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। अब ढेर सारी कम्युनिटीज़ हों जहाँ पर, ये एक फॉरेस्ट की कम्युनिटी है, ये एक जिसको कहते हैं फॉरेस्ट, ये एक फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कम्युनिटी, ओके, लेक कम्युनिटी या फ्रेश वाटर। उसके बाद ढेर सारी, उसके बाद आ जाता है लैंड कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट कम्युनिटी, अब देख लें यहाँ पर ढेर सारी हमारे पास जो हैं वो कम्युनिटीज़ हैं, वो एक ही जगह पे सरवाइव कर रही हैं, तो इस चीज़ को हम इकोसिस्टम का नाम देंगे। अब आपको पता है कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। अब आपको पता है फॉरेस्ट में ढेर सारी नॉन लिविंग चीज़ें भी होंगी, फ्रेश वाटर में भी नॉन लिविंग होंगी, लैंड कम्युनिटी में भी नॉन लिविंग काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि इसके साथ लिविंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। इसीलिए ये एक इकोसिस्टम है, यानी इसमें लिविंग पार्ट, लिविंग प्लस नॉन लिविंग होता है, दोनों, ये दोनों चीज़ें डिस्कस होती हैं इसमें इकोसिस्टम में। अब अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बेसिकली बायोस्फीयर एक पार्ट ऑफ अर्थ है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर मैनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट, like the part of earth inhabited by living organisms includes both the living and the non living components। अब बेसिकली बायोस्फीयर, हम ये अगर ज़मीन की सतह मैं अगर ड्रॉ करती हूँ, ये एक ज़मीन की सतह है, ठीक है, इसमें ये वाली लेयर जो है ये बायोस्फीयर की लेयर है। इसमें हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, इसमें जो हैं वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें आ जाएंगे जिस तरह हम देखते हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस वगैरह, ये सारे जो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म जिस तरह होमोसेपियंस है ये भी आ जाएगा। इस तरह ये सारे मिलके, और उसके अलावा इसमें नॉन लिविंग पार्ट भी होगा जिसमें हमारे पास आ जाती हैं सैंड, वाटर, एयर, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ हैं, ठीक है। तो ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर सॉरी ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम देख लेते हैं कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है। अब बेसिकली जब से दुनिया बनी है तब से जो है लिविंग वर्ल्ड जो है वो मज़ीद डिवाइड हो रही है, और ऐसी कोई जगह नहीं है इस अर्थ पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो, यानी कि ये डिवाइड हो के, या इस तरह समझ लें कि इनकी बहुत ज़्यादा एनॉर्मियस साइज़ हो चुका है, जो कि रिप्रोड्यूस हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है जब से दुनिया बनी है, जब से ये प्लेनेट बना है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली बायोम क्या है। यहाँ पे बायोम बेसिकली लार्ज कम्युनिटी है, और जो कि जस्ट प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। सो व्हाट कुड बी इट्स राइट डेफिनेशन, लेट मी डिस्क्राइब इट, let me help you to describe it. A biome is a large regional community primarily determined by a climate। अब यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। देखें, एक बेसिकली ये एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी आपने देखा था पिछले कि कम्युनिटी कैसे बनती है, जब ढेर सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है। अब बायोम बेसिकली एक जिस तरह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी जी, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोम, जो कि बेसिकली किस तरह पता चलता है, एक क्लाइमेट के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो XY है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास कम्युनिटी मौजूद होगी हम उसको इस क्लाइमेट के थ्रू जो है डिटरमाइन करेंगे। अब क्लाइमेट यहाँ का अगर चेंज नहीं हो रहा, आपको पता है क्लाइमेट नॉर्मली चेंज नहीं होता,
वेदर जो है वो किसी भी एरिया का चेंज होता रहता है सीजनली, लेकिन क्लाइमेट एक स्पेसिफिक परमानेंट जो है वो सीज़न क्रिएट करता है, या उस एरिया की कंडीशन होती है, उसमें पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं कि ये इस इलाके का ये क्लाइमेट है। अब उस क्लाइमेट के लिहाज से जो भी उस एरिया में कम्युनिटीज़ ग्रो करती हैं, मज़ीद डिवाइड होती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सारी क्या बनाती हैं, एक बायोम बनाती हैं। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक है जिसमें हमने ये देखना है कि टाइम के लिहाज से जो लिविंग वर्ड है वो कैसे कैसे डिवाइड हुई है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लिविंग वर्ड इन टाइम। जल्दी से वो भी देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग वर्ड इन टाइम। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्कस करना है जो कि टाइम से पहले मौजूद थे, और उनको उनके साथ कैसे वो मतलब लेयर बाय लेयर उनके ऊपर आती गई और कैसे पीछे जाते गए और आगे से नई लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती गई। अब हम जैसे कि लाइफ स्टार्ट हुई है इस प्लेनेट के ऊपर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए, डोमिनेट हुए, बट डिफरेंट पीरियड्स के दौरान क्या हुआ, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के दौरान उनके एविडेंसेस मिले जो कि बहुत ज़्यादा पुराने थे एज अ फोसल्स, और फिर उनकी स्टडी जब बायोलॉजिस्ट ने की तो उसके बाद पता चला कि ये पहले मौजूद थे, किस इरा में मौजूद थे। इसी तरह जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास होता गया, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स जो हैं वो उसके ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स के वो ज़मीन की तहों के दरमियान जो है वो जमते गए। उसके बाद वो डीपर होते गए, डीपर लेयर्स मींस वो नीचे दबते गए, ऊपर से नई लेयर्स बनती गई ज़मीन की। तो क्या है, वो फॉसिल्स की फॉर्म में जो है आज भी मौजूद है। अब जब उनको स्टडी किया जा रहा है, जैसे जैसे वो उनके फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे जैसे उनके एविडेंसेस मिलते हैं, तो उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू उनको उनकी लाइफ और उनकी एज के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ में टाइम जो है उसके लिहाज से हमने डिफरेंट टाइम चार्ट बनाया है जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। उसमें जो है सबसे पहले हमारा जो सबसे पुराना वाला एरा है वो है प्रोटीरोज़ोइक एरा। ये तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें क्या था, सबसे पहले जो पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स था वो बेसिकली 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो मौजूद था, और उसको हम ऐसे लिखेंगे कि वो इस इरा में आता है, प्रोटियोजोइक इरा में। ठीक है, वो प्रोटो इसमें आ जाता है, और वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इस प्लेनेट पर आया था। उसके बाद इसकी लेयर्स बनती गई, और जो फंजाई या अलजी की जो एज है वो मैक्सिमम 2000 मिलियन ईयर्स अगो की है। ठीक है, फंजाई एंड एलजी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स की। वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स की जो एज है वो बेसिकली यही सेम एज है जैसे कि फंजाई और अलजी की एज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलियोजोइक एरा। इस एरा के बाद हमारे पास पैलियोजोइक एरा आता है। पैलियोजोइक एरा में तकरीबन ये 600 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जबकि ये स्टार्ट होता है एरा 270 मिलियन ईयर्स अगो से। यानी कि 270 और 600 मिलियन ईयर्स के दरमियान में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए और जितने भी वो फॉसिल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं वो इस एरा में आते हैं, पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, उसके बाद एक और जिसको हमने नाम दिया है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा, इसकी एज जो है वो हमने फाइंड आउट की है, ये आती है 135 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर ये तकरीबन 225 मिलियन ईयर्स अगो तक जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान आए वो मीजोजोइक एरा में
शुमार होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट वन इरा है जिसको हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो है सीनोज़ोइक इरा। सीनोज़ोइक एरा मैक्सिमम जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन इसका आ जाता है ये ये 70 शायद 70 मिलियंस तक आता है, 70 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें आ जाती हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, इनवर्टिब्रेट फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। सीनोज़ोइक एरा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये तो था एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जिसमें हमने जो है वो प्रोटियोज़ोइक एरा, पैलेओज़ोइक एरा, मीज़ोज़ोइक एरा और सीनोज़ोइक एरा जो है वो हमने डिस्कस किया। अब प्रोटियोज़ोइक एरा में कितने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, वो कितने साल पुराने थे, और उसके बाद पैलेओज़ोइक एरा में हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स थे और वो कितने साल रहे, सरवाइव किया, वो एरा कौन से टाइम में जाता है वो। उसके बाद सीनोज़ोइक एरा जो हमारा लेटेस्ट है अभी तक, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स मौजूद हैं, लेयर्स में फाउंड हुए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब इसको स्किप नहीं करना। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने क्या करना है, वो मेथड स्टडी करना है जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि अदर साइंसेस में हम मैथ में अदर साइंस जिस तरह अदर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी तरह हमने बायोलॉजिकल का अगर कोई मसला है, अगर कोई चीज़ हमें सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो उसको हम किस मेथड के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है आपको पता है 5 सेंसेस हैं, सूंघने की, स्मेल करने की, सूंघने की, देखने की, छूने की, स्मेल, जिस तरह हम ये 5 सेंसेस हैं नॉर्मली, उन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन के भी आगे से 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेसिकली जो है वो इतनी हाई नहीं मानी जाती, इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है इसमें बेसिकली हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नंबर्स यूज़ करते हैं या वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देने में हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया उसको हम एज ए नंबर काउंट करते हैं या उनकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है क्वांटिटेटिव। इसलिए क्वांटिटेटिव इससे ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। ये तो होगी ऑब्जर्वेशन। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले को हमने सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है, उसके जो है एस्पेक्ट्स देखने हैं कि वो शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। उसमें हमने अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारी 5 सेंसेस में आ जाता है विजन की स्मेल, हेयरिंग, स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस और टच सेंस। ये आपकी अपनी फंक्शनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये 2 तरह के हो गए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी डिस्क्राइब हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट होती है। जब आपने किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन देख ली या उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, फिर उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट देनी होती है कि मैंने इसको ये इस चीज़ में ये देखा या ऐसे देखा। ये बेसिकली जो हाइपोथेसिस है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही होती है। हाइपोथेसिस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव है वो लॉजिकल एक कंक्लूजन होता है हाइपोथेसिस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि वो इफ़ से स्टार्ट होता है, जो डिडक्टिव है वो इफ से स्टार्ट होता है और उसका देन पे जो है वो जाके स्टॉप करता है। इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास ये है कि वो जनरलाइज्ड से स्टार्ट करते हैं, हम उसको एक स्पेसिफिक मोड की तरफ लेके जाते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे अगर हमने कहा कि इफ़ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स, सो इफ स्पैरोज हैव विंग्स, सो स्पैरो इज़ अ बर्ड, so as we know that eagle, parrot, hawk, crow and birds, then we induce or draw an conclusion that all birds have wings. So हमने इसकी रीजनिंग कैसे कंक्लूड की, एक जनरल सी एग्जांपल ली बर्ड की, यानी कि स्पैरो की एग्जांपल ली, उसको स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसी मेथड को अगर आगे लेके जाएं तो ये अगर ऐसा हाइपोथेसिस जिसकी
जिसकी हमने एक स्टेटमेंट भी बना ली है, सब कुछ हो गया है। बार बार उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार डिफरेंट हाइपोथेसिस आ रहे हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को जो हमने दी है। अगर ऐसी स्टेटमेंट जो कि डिनाई ना की जा सके वो एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी ऐसे बन जाती है कि वो भी फाइनल नहीं होती, इसके ऊपर भी मज़ीद रिसर्च जो है वो हो रही होती है। अब जो ऐसी थ्योरी जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद भी डिनाई ना की जा सके, उसको हम साइंटिफिक लॉ करार देते हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट एक साइंटिफिक लॉ बन जाती है, उसको स्टैंडर्ड करार दे दिया जाता है। ये एक तरीका है बायोलॉजिकल मेथड का जो कि हमारी बायोलॉजी में आमतौर पर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली इसमें हमने जो है वो अपनी सर्विसेज देखनी है कि जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो देख लेते हैं मज़ीद आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल कंट्रोल, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड पास्चराइजेशन। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद एक टॉपिक से निकाल के आपके लिए आसानी से पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट देख लें जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह जो है वो हमारी हेल्प कर रही है हमारी लाइफ में। इसमें एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, यानी कि देख लें ऐसे प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स। ठीक हो गया, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें डीएनए जो है वो बाहर से किसी और प्लांट का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ होता है। ये इसमें क्लोनिंग भी है, ठीक है, जिसमें जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली स्पेशल टेक्निक है जिसे टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है, उसके ज़रिए ये सारा काम होता है। प्लांट पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो जो क्रॉप्स को या प्लांट्स को जो उनकी यील्ड है उसको कम करते हैं, वो टोटली जो है इस चीज़ से कंट्रोल हो सकते हैं, यानी उनको रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा कीड़ा या ऐसी जो इंसेक्ट्स हैं जो फील्ड्स को नुकसान कर रहे हैं, उनकी यील्ड को कम करने की कोशिश करते हैं, हम उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल इस तरह स्प्रे मिलते हैं, कोई मेडिसिन मिलती है, वो उसके ऊपर हम क्या करते हैं लगा देते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो वो क्या है उसकी जो यील्ड है उसकी उसमें कोई कमी नहीं आती, वो एलिमिनेट कर देती है सारे हैज़र्ड्स को। तो पेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इवन जो है वो मे बी हम कोई और पेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें जो उन पेस्ट्स को खा दे जो कि हमारी यील्ड कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है यहाँ पे, एक एफिड हेड जो अटैक करता है वॉलनट ट्री को, ठीक है, जो वॉलनट ट्री की यील्ड कम कर रहा है हमारे लिए, यही बेसिकली एक हमारा नुकसान है। इसको हमने कैसे कंट्रोल किया है, एक वेस्प है जो कि एफिड को खाता है, हम उस वेस्प को उसके साथ जो है वो जोड़ देंगे या उधर वहीं पे उसका हैबिटेट करवा देंगे, तो वो जाके उसको खा देगा एफिड को, उसको ईट कर देगा। देन जो रिज़ल्ट होगा हमारे पास यील्ड जो है वो हमारी वॉलनट ट्री की इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, यानी कि कुछ जो हैं ऐसे यूज़ होते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर, और पर्टिकुलर डिज़ास्टर डिजीज़, और जिसको हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म है बायोलॉजिकल कंट्रोल, कैसे यूज़ किया। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फील्ड को नुकसान दे रहा है, ठीक है, ये इसके लिए नुकसान है, इसकी यील्ड को कम कर रहा है, तो हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मज़ीद जो है नया लिविंग ऑर्गेनिज्म ला के इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसका होस्ट होगा, जो इसको खाएगा, जो इसको पैरासाइट के तौर पे इफेक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ख़त्म कर देगा, तो हमारी फील्ड की जो यील्ड है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चरल टेक्निक्स, ठीक है। तो सॉइल जो है वो आपको पता है कम्प्लेक्स मीडियम है, सॉइल जो है वो कम्प्लेक्स मीडियम है, ये मोस्ट इम्पॉसिबल है कि
हम एक्सपेरिमेंट करें, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं हम हाइड्रोपोनिक कल्चरल टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं या नहीं है वो उस टेक्निक में जो है वो सर्च किए जाते हैं। इस टेक्निक में असल में होता क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी में, एरेटेड पानी में जो है वो ग्रो करवाया जाता है, उसमें कुछ मिनरल साल्ट्स जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। फिर जो है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी कि फीजिबल नहीं है, ठीक है, फेजिबल नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स में भी यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। Different techniques for food preservation have been developed for protecting food from spoilage and for its use and transport over long distances without damaging its quality। तो इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट जो पास्चराइजेशन का है, इसमें इसको बेसिकली डिस्कवर लुईस पास्चर ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जी लुईस पास्चर ने इसको रिकवर किया था और यह लार्ज स्केल पे जो है वो यूज़ हो रहा है। सिर्फ क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है डिज़ीज़ कंट्रोल। अब इसमें हमारे पास जो है वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम करते हैं कि डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है वैक्सीनेशन का, या जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। थर्ड जो हमारे पास है वो ऑप्शन है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी का। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो कंट्रोल है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल साइंसेस ने ये प्रूव किया है कि कुछ जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसमिट, अगर हम उनको उन तरीक़ों से प्रिवेंशन कर लें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो डिज़ीज़ कंट्रोल है वो आ जाता है। जैसे कि हम अगर एड्स की बात करें, एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसके जो इन्फॉर्मेशन है या इसमें देखा है हमने कि HIV वायरस है जो ये ट्रांसमिट करने का कॉज है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसकी जो स्प्रेड का काज है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद दूसरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा जो इसका काज है जिसकी वजह से ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। तो हम इस चीज़ के लिए भी जो है सिरिंजेस कॉन्टेमिनेटेड हों वो ना यूज़ करें, और उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके एहतियात करें, और डॉक्टर को एडवाइस हमें करते हैं कि हमें इसमें प्रिकॉशंस ही करें तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह एच वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, ना ब्लड के थ्रू और ना ही दूसरी तरीके से। तो इस तरह हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा जैसे ही इंसान पैदा होता है उसकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। वो वैक्सीनेशन इसीलिए करवाई जाती है कि बेसिकली हम डिज़ीज़ को पहले ही कंट्रोल कर लें, पहले ही उसकी कोई एंटीबॉडी हमारी जिस्म में बन जाए, ताकि जो हमारा बॉडी है वो उस डिज़ीज़ से बच जाए आइंदा आने वाले टाइम में। तो ये वैक्सीनेशन होती है बेसिकली, जैसे हम पोलियो की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, अभी तक करवा रहे हैं, और वूपिंग कफ जिसको हम बोल रहे हैं, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन बन चुकी है, तो हम इनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। उसके बाद मीज़ल्स है, उसके बाद हमारे पास मम्स आ जाता है, ठीक है। मम्स है, ये इजीली कंट्रोल हो सकती है, ये जो डिजीज़ हैं ये इजीली कंट्रोल है वैक्सीनेशन के थ्रू। और जो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ना 1796 में। ये आपने डेट भी याद रखनी है, ये MCQ आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ उसके हवाले से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट जो है थेरेपी, या इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं थेरेपी। तो ये क्या चीज़ है कि ये ऐसे है कि अगर एक इंसान बीमार हो जाता है एक बीमारी की वजह से, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं बैक्टीरिया किल करने के लिए। तो ये बेसिकली जो है वो
ड्रग थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होती हैं जब कैंसर का कोई मरीज़ है उसको दूर करने के लिए। जीन थेरेपी जो है वो एक नई टेक्निक है, अभी कुछ ही मतलब टाइम पहले जो है वो ये, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आइसोलेटिंग जो किया जाता है नॉर्मल जीन को, और फिर उसके अंदर होस्ट जो होता है उसको इंसर्ट किया जाता है बोन मैरो सेल्स के अंदर, और बोन मैरो सेल्स के अंदर जाके आपको पता है वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, और इसलिए वहाँ पे इस तरीके से जीन थेरेपी की जाती है। ये तरीके हैं। और उसके बाद एक जो है क्लोनिंग का तरीका बहुत आम चल रहा है। क्लोनिंग इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। क्लोन की डिफिनेशन मैं आपको करके दिखा दूँ यहाँ पे मज़ीद, हम इस टॉपिक को ज़रा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम इसको तफसील से देख लेते हैं। जी, अब यहाँ पे देखें हम क्लोनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। क्लोनिंग इज़ बेसिकली टेक्निक वेयर टू अचीव द यूजेनिक एम्स, लाइक if we define the clone is basically a cell or organisms and it's all asexually produced offspring। तो सबसे पहले जो 1997 में स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड, जिसने ये क्लोनिंग का प्रोसीजर परफॉर्म किया, उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया था। उसने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट एक शीप के ऊपर किया था, और अब तक हर दूसरे मैमल्स जैसे कि माइस और काऊ, उनके ऊपर भी ये क्लोनिंग की जा चुकी है। माइस और काऊ में ये क्लोनिंग की जाती है, जैसे कि देखें कुछ हमें मिल्क चाहिए कुछ में काउज़ में से, और कुछ में हमें मीट चाहिए, तो हम क्या करते हैं जिन काउज़ का हमें मिल्क वाला डीएनए चाहिए वो हम उस तरह के उनमें इंजेक्ट करवा देते हैं, और वो ऐसी प्रोडक्शन करती हैं आगे ऑफस्प्रिंग्स में जो कि दूध ज़्यादा देती हैं। और जो हमें गोश्त ज़्यादा चाहिए, जिनमें से मांस ज़्यादा चाहिए, तो वो फिर ऐसे जो है वो इंजेक्ट करवाए जाते हैं उनके सेल के अंदर, उनके डीएनए के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करवाई जाती है कि वो आगे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर गोश्त ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे अपने मकसद हैं, हमने अपने मकसद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया हुआ है, वो फुल जो हैं फुली सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसके बाद एक और तरीका है कि ज़ाइगोट जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका जो डीएनए है वो चेंज कर देते हैं, या फिर अपनी जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है वो उसमें इम्प्लांट करके उसको जो है वो दोबारा से वो जो मैमल या फिर जो एनिमल है उसके अंदर हम दोबारा से उस ज़ाइगोट को इम्प्लांट करवा देते हैं, जहाँ पे वो फर्दर डिवीजन करने के बाद एक प्रॉपर एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अपनी डिज़ायर जो है वो करैक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं। इसी तरह एक और है जिसमें एक सिंगल एग या क्लियरली एम्ब्रियो होता है, उसको वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज में कन्वर्ट किया जाता है पहले, या डिवाइड किया जाता है। उसी तरह सेम प्रोसेस जो है जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, ठीक है, ये वही प्रोसेस है। और ये क्लोनिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सिर्फ अपने जो डिज़ायर हमारी एम्बिशंस हैं उनको एक्वायर करने के लिए। तो ये था आज का क्लोनिंग का टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले हो रहा है। सबसे पहले तो बायो रेमिडिएशन हो रही है, ठीक है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। एंड दूसरी बात यह है कि बायोलॉजिस्ट ज़्यादा काम करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर, कि अगर वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकी तो वो ज़्यादा बहुत जल्दी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमने देखनी है कि प्रोटेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट की या कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं वो जो अभी तक लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास मैंने आपको बताया है, बायो रेमिडिएशन हो रहा है। ये पहला स्टेप है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, ये सारा दोनों चीज़ें हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो बायो रेमिडिएशन है ये बेसिकली रिमूवल है पोल्यूटेंट्स की। ये पोल्यूटेंट्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं।
ठीक है, अब इनको रिमूव करने के लिए हमने ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे हैं जो कि टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। ये अभी तक मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, इसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद कुछ एल्जी हैं जो कि फाइंड की गई हैं कि वो इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है उसको डिक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात आ सकती है। कुछ प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड है। अगर हम इनके लिए मज़ीद वो किया प्रिवेंशंस ना की गई तो देखा जा सकता है कि ये बहुत जल्द जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी इनका बिल्कुल जो नामो निशान है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस पर सबको गौर करना चाहिए। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट।